Hello, my friends. Welcome to Adda 24/7 Regulatory Bodies and SO channel. I'm Yominta Veer and I'm here with a very important video for the SEBI aspirants. अगर आपके मन में डाउट है नोटिफिकेशन कब आएगा, अगर आपको लगता है कि मैं इस एग्जाम के लिए एलिजिबल हूं कि नहीं हूं, क्या इस एग्जाम का पैटर्न रहता है, इस एग्जाम की रिक्वायरमेंट क्या रहती है और इस एग्जाम ये जो पोस्ट है सेबी ग्रेड ए, ये पोस्ट क्या है, इसकी सैलरी वगैरह क्या रहती है, तो अगर ये सारी क्वेरीज आपके मन में है दोस्तों, तो इस वीडियो में मैं आपको सभी सॉल्यूशंस देने वाला हूं। तो चलिए दोस्तों, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। बट बिफोर स्टार्टिंग आवर वीडियो गाइज, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज डाउनलोड आवर अड्डा 24/7 ऐप फ्रॉम द लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड डू चेक आउट द फ्री मटेरियल दैट वी आर ऑफरिंग। बहुत सारा कंटेंट, अगर आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो तो इस ऐप पे बहुत सारा कंटेंट आपको फ्रीली ही मिल जाता है दोस्तों। एंड अगर आप किसी भी कोर्स में एनरोल करना चाहते हो तो यूज द कोड Y581 जो आपकी स्क्रीन के सामने शो हो रहा है एंड एनरोल कीजिए ऐप के थ्रू, क्योंकि यहाँ आपको मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट मिलता है। सो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं विद आवर फर्स्ट पॉइंट ऑफ द वीडियो विच इज रिलेटेड टू नोटिफिकेशन अपडेट, कि भैया नोटिफिकेशन कब आ सकता है। तो देखो दोस्तों, मार्केट में वैसे ये न्यूज ऑलरेडी पहले आ चुकी थी एंड फ्यू ऑफ देम आर वेरी ऑथेंटिक, मैं मना नहीं करता, ठीक है। तो मैंने फिर जब मुझे पता लगा कि नोटिफिकेशन आ सकता है, क्योंकि आई वाज बिजी इन अदर एग्जामिनेशंस, तो मैंने फिर अपनी सोर्सेज से बात की एंड दे हैव कंफर्म्ड कि आपका जो नोटिफिकेशन है वो अप्रैल मंथ में आएगा। एंड जो नोटिफिकेशन है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के मन में डाउट आ रहा था कि किस पोस्ट के लिए आएगा, तो जर्नलिस्ट पोस्ट के लिए आपका एग्जामिनेशन यहाँ पे होने वाला है, ठीक है। तो मन में अब अपने डाउट हटा दीजिए, क्योंकि नोटिफिकेशन आने की मैक्सिमम पॉसिबिलिटी इन द मंथ ऑफ अप्रैल है। इनसाइडर इन्फो है फ्रॉम दी सेबी में जो हमारी सोर्सेज है उन्होंने ये कंफर्म किया है, ठीक है। तो जर्नलिस्ट पोस्ट के लिए और लगभग अच्छी खासी वैकेंसी है, तो वैकेंसी पे बात करें क्या दोस्तों डायरेक्टली? तो चलिए बात कर लेते हैं वैकेंसी कितनी आ सकती है। देखिए, आप अगर याद हो तो मैंने लगभग लास्ट ईयर एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि सेबी में अच्छी खासी वैकेंसी अवेलेबल है। देयर वर अराउंड 75 वैकेंसीज एट दैट पर्टिकुलर मोमेंट जो अवेलेबल थी। तो आई एम होपिंग कि जो लास्ट ईयर वैकेंसी आई थी 80, तो उसी के आसपास 81 या 80 या इवन सेम नंबर, मतलब 80 ही वैकेंसी आ सकती है। शायद 75 भी हो सकता है, मतलब 75 से 80 के बीच में यहाँ पे जर्नलिस्ट पोस्ट की वैकेंसी आ सकती है। तो नंबर थोड़ा ऊपर नीचे चलता है दोस्तों, क्योंकि ये वो नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं जो, अगर मैं बात करूं जून जुलाई के आसपास सेबी में लास्ट ईयर ये वैकेंसीज अवेलेबल थी, इतनी यहाँ पे अवेलेबल थी वैकेंसीज। तो उसी के बेसिस पे हम बता रहे हैं कि शायद कुछ नंबर ऑफ वैकेंसीज बढ़ाओ। तो 80 तक, लास्ट ईयर 80 वैकेंसीज के लिए रिक्रूटमेंट हुआ था, तो इस साल भी जर्नलिस्ट की 80 वैकेंसीज यहाँ पे देखने को मिल सकती हैं, ठीक है। तो आपकी दो क्वेरीज एड्रेस हो गई है। नोटिफिकेशन कब आ सकता है? अप्रैल में आ सकता है। कौन सी पोस्ट के लिए? जर्नलिस्ट पोस्ट के लिए। वैकेंसीज कितनी रहेंगी? रफली अराउंड सेम जो लास्ट टाइम जैसा था 2022 में, तो लगभग उतनी ही वैकेंसी यहां पे रह सकती हैं। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी की, कि अब बहुत सारे बच्चों के मन में इंटरेस्ट भी जग रहा होगा कि यार ये पोस्ट वगैरह क्या है, क्या इस एग्जाम को मैं दे सकता हूं या नहीं दे सकता। तो चलिए इसके बारे में बात करते हैं, अब एलिजिबिलिटी के बारे में बात करते हैं। तो सेबी ग्रेड ए में थोड़ी सी एलिजिबिलिटी का कंस्ट्रेंट रहता है। वो कंस्ट्रेंट क्या है दोस्तों, वो मैं आपको बताता हूं। यहां पे एलिजिबिलिटी जो होती है एज के टर्म्स में भी होती है और क्वालिफिकेशन के टर्म्स में भी होती है। तो एज के टर्म्स में तो 21 से 30। तो सर हमें कैसे पता लगेगा कि हम 30 के, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो 30 वाले होंगे, जो मतलब 29 पॉइंट समथिंग होंगे, और वो सोच रहे होंगे कि क्या मैं एलिजिबल रहूंगा अप्रैल तक या नहीं रहूंगा, डेट ऑफ कट ऑफ क्या रहने वाली है। तो जिस मंथ में नोटिफिकेशन आता है तो उसकी फर्स्ट डेट या पिछले मंथ की जो लास्ट डेट होती है वो यहाँ पे जनरली सेबी की कट ऑफ डेट रहती है। तो आई एम एज्यूमिंग, मैं गलत भी हो सकता हूं, ठीक है, मैं गलत भी हो सकता हूं। आई एम एज्यूमिंग कि 31 मार्च, क्योंकि अगर अप्रैल में नोटिफिकेशन आता है तो 31 मार्च वुड बी द कट ऑफ डेट, ठीक है। तो अगर आप तब तक 30 एज क्रॉस कर जाते हैं तो चांसेस आपके कम रहेंगे, लेकिन शायद अगर अप्रैल 30 कर दे, इससे ज्यादा तो नहीं। अगर जिस मंथ नोटिफिकेशन आ रहा है उससे आगे की डेट तो सेबी नहीं देगा, उससे पीछे की ही कट ऑफ डेट रखता है, ठीक है। तो एज के टर्म्स मैंने आपको बताया। अब क्वालिफिकेशंस के टर्म में बात कर लेते हैं। तो क्वालिफिकेशंस के टर्म में यहां पे मांगा गया है मास्टर्स डिग्री इन एनी डिसिप्लिन। तो या तो आपके पास कोई भी मास्टर्स डिग्री हो, मास्टर्स डिग्री बोले तो एमएससी, एमकॉम, एमबीए, ठीक है, एमए, इस तरह की जो भी डिग्री होती हैं, अगर आपके पास मास्टर्स डिग्री है, ठीक है, तो आप यहां पे इस एग्जाम के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। क्लियर कट यहां पे लिखा हुआ है, आप यहां पे एलिजिबल हो जाते हैं। लेकिन अब बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि सर हमारे लिए मास्टर्स ही जरूरी है क्या?
तो उन्होंने एक ऑप्शन दिया है, और आपके पास बैचलर, क्योंकि अगर आप बैचलर हैं तो क्या एलिजिबल होंगे कि नहीं होंगे, तो बैचलर डिग्री यहां पे मांगी गई है, लेकिन बैचलर डिग्री में थोड़े से कंस्ट्रेंट है। बैचलर डिग्री में कंस्ट्रेंट क्या है, आपके पास डिग्री इन लॉ होनी चाहिए या फिर इंजीनियरिंग होनी चाहिए, यानी कि या तो आप बीई बीटेक हो, ठीक है, यानी कि यहां पे बीकॉम, बीबीए, बीएससी, ये सारी डिग्री एलिजिबल नहीं रहती हैं, ये सारी डिग्री एलिजिबल नहीं रहती। आप सिर्फ लॉ में ग्रेजुएट होने चाहिए या फिर आप इंजीनियरिंग ग्रेजुएट होने चाहिए। लाइक सपोज अगर मैं बताऊं, मैं अगर एक इंजीनियरिंग ग्रेजुएट हूं और मेरे पास मास्टर्स नहीं है, फिर भी मैं इस फॉर्म को फिल कर सकता हूं। मैं एक लॉ ग्रेजुएट हूं, मेरे पास मास्टर्स नहीं है, फिर भी मैं इस फॉर्म को फिल कर सकता हूं, ठीक है। लेकिन मैं एक बीकॉम हूं, बीबीए हूं, बीएससी हूं, मेरे पास मास्टर्स है, मेरे पास मास्टर्स है, तो भी मैं इस एग्जाम को फिल कर सकता हूं। तो ये चीज यहां पे ध्यान रखिए, कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, मैंने इसलिए यहां पे और लिखा है कि या तो आपके पास मास्टर्स हो, और बैचलर डिग्री अगर आप फिल कर रहे हैं तो बैचलर डिग्री में आपके पास लॉ या इंजीनियरिंग हो, ठीक है। इसके अलावा अगर आप सीए है, सीएफए है, सीएस है या सीडब्ल्यू है, तो भी आप एलिजिबल हैं इस एग्जामिनेशन के लिए। परसेंटेज वाइज यहां पे कोई भी कट ऑफ नहीं रखी गई है, ठीक है। तो ये है यहां पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। चलिए दोस्तों, तो आई थिंक आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्लियर हो गया होगा। इसके अलावा कोई भी डाउट रहता है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में फिल कर सकते हैं, आई विल बी देयर टू आंसर ऑल योर क्वेरीज, ठीक है। तो दोस्तों ये है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अगर आपको लगता है कि मैं एलिजिबल हूं तो वीडियो में आगे चलने का मतलब बनता है, और एलिजिबल नहीं है तो फिर वीडियो में आगे नहीं चलते, फिर आप दूसरे एग्जाम्स को टारगेट कीजिए। डू नॉट वेस्ट योर टाइम, ईच एंड एवरी मोमेंट इज प्रीशियस, ठीक है। चलिए, तो दोस्तों अब करते हैं एग्जाम पैटर्न के बारे में बात। तो इस जो सेबी ग्रेड ए का जो जर्नलिस्ट पोस्ट का जो एग्जाम होता है वो 2 फेजेस में होता है। फेज 1, जिसके बारे में यहाँ पे मैंने एग्जाम पैटर्न लिखा हुआ है, और यहाँ से आपको कहीं ना कहीं सब्जेक्ट्स भी क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो फेज 1 का जो पेपर होता है, फेज 1 जो होती है वो 2 पार्ट में डिवाइडेड होती है। कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होता है, एक ही दिन में होता है, बैक टू बैक ये पेपर होते हैं, ठीक है। तो पेपर 1 होता है, पेपर 2 होता है। पेपर 1 में क्या होते हैं, 4 सेक्शंस होते हैं, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग, और एक पेपर 2 होता है। तो पहले पेपर 1 के बारे में बात करेंगे। तो ये 4 सेक्शन है, 4 सेक्शन से 20-20 क्वेश्चंस होते हैं 25 मार्क्स के, यानी कि 1.25 मार्क्स का ये पेपर होता है, ठीक है। मतलब 1.25 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है। कुल मिला के 100 मार्क्स का पेपर, 80 क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। अब यहां पे लिखा हुआ है कट ऑफ 30%। देखिए ये जो पेपर है इसमें जीए क्यूआरई भले ही पूछा जाता है, लेकिन आपको यहां पे 100 में से 30 नंबर ही लाने हैं, मतलब 30 नंबर से ज्यादा लाने हैं। अगर आप 30 नंबर से ज्यादा ले आते हो, चाहे वो कॉम्बिनेशन में ले आओ, चाहे ओवरऑल ले आओ, चाहे सिर्फ मतलब 2 सेक्शन से मिला के ले आओ, क्योंकि एक सेक्शन तो 25 मार्क्स का है तो 30 तो नहीं बनेंगे, यानी कि 2 सेक्शन तो अटेम्प्ट करना पड़ेगा। अगर आपको लगता है मुझे करंट अफेयर नहीं करना, मत करो, आप बाकी 3 सेक्शन में मिला के 30 नंबर से ज्यादा ले आओ, ठीक है। तो ये यहां पे क्राइटेरिया है, कोई भी सेक्शनल कट ऑफ नहीं होती, पेपर 1 की कट ऑफ होती है। आई एम रिपीटिंग इट, जीए की कोई सेक्शनल कट ऑफ नहीं है, क्वांट की नहीं है, रीजनिंग की नहीं है, इंग्लिश की नहीं है। कट ऑफ क्या है, इस पूरे पेपर की कट ऑफ है 100 में से 30 नंबर कट ऑफ है, तो 100 में से 30 से ज्यादा नंबर यहां पे लाने होते हैं, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। उसके बाद आते हैं पेपर 2 पे। पेपर 2 में 6 सब्जेक्ट्स होते हैं, ऑब्जेक्टिव बेस्ड पेपर होता है। ये सारे दोनों ही पेपर जो है ऑब्जेक्टिव बेस्ड हैं, ठीक है। तो 6 सब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं, सबसे पहले कॉमर्स, अकाउंटेंसी, मैनेजमेंट, फाइनेंस, कॉस्टिंग, कंपनीज एक्ट एंड इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में यहां पे बता दूं, कंफ्यूज मत होना, आरबीआई वाली इकोनॉमिक्स नहीं है, यहां पे माइक्रो इकोनॉमिक्स के अच्छे कंसेप्ट्स पूछे जाते हैं। तो अगर आपको लगता है कि सिर्फ आप आरबीआई की तैयारी कर रहे हो, आप एक फ्रेशर हो, तो मैं आपके दिमाग में से वो मिथ हटाना चाहता हूं। पेपर काफी अच्छे लेवल का, मतलब बहुत डिफिकल्ट भी नहीं होता, लेकिन ये सिलेबस को एक बेसिक कवरेज आपकी होनी चाहिए, तो आप बड़े आराम से इस फेज में क्वालिफाई कर जाओगे। मतलब मैं बोलूं 1.5 महीने के अंदर आप बड़े आराम से इन सारे सब्जेक्ट्स को तैयार कर सकते हो और आप फेज 1 क्वालिफाई कर सकते हो, ठीक है। मैं फेज 2 के बारे में बात नहीं कर रहा। तो 50 क्वेश्चन यहां पे होते हैं, हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है, तो 100 मार्क्स का ये पेपर भी होता है। और इस पेपर की कट ऑफ कितनी होती है, 40 मार्क्स, यानी कि पेपर 1 की कट ऑफ 30, पेपर 2 की 40, एंड देन देयर इज एन ओवरऑल कट ऑफ 40 मार्क्स, यानी कि आपका जो पेपर 1 प्लस पेपर 2, पहले तो आप पेपर 1 क्वालिफाई करो, 30 से ज्यादा नंबर लेके आओ, पेपर 2 क्वालिफाई करो, 40 से ज्यादा नंबर लेके आओ, और फिर पेपर 1 एंड पेपर 2 में मिला के
80 से ज्यादा नंबर लाओगे तो ही आप फेज 2 के लिए क्वालिफाई कर जाओगे। यहां पे कोई ये नहीं है कि कोई मेरिट बनती होगी कि जो टॉप 1000 है या टॉप 2000 है, इस तरह से वो कोई मेरिट नहीं होती। यहां पे सिंपल है, अगर आपने पेपर 1 क्वालिफाई किया, पेपर 2 क्वालिफाई किया एंड ओवरऑल 200 में से 80 मार्क्स से ज्यादा आप ले आए तो आप फेज 2 अपीयर करोगे। इसलिए मैं कह रहा था कि ये बड़े 1.5 महीने में बड़े आराम से क्वालिफाई किया जा सकता है फेज 1, नॉट फेज 2। अभी फेज 2 पे मैं आने वाला हूं, ठीक है। तो दिस इज अबाउट द फेज 1 पैटर्न गाइस, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। पेपर की टाइमिंग्स भी यहां पे लिखी हुई है, पेपर 1 60 मिनट्स, पेपर 2 40 मिनट्स, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं, फेज 2 पे बात करते हैं। जब आप फेज 2 में पहुंच जाते हैं तो फेज 1 क्वालिफाइंग था, दोनों पेपर को क्वालिफाई करके आप फेज 2 में आ गए, अब उसका सीन खत्म हो गया। अब है आपकी फेज 2 जो कि इंपॉर्टेंट है। फेज 2 में अगेन 2 पेपर होते हैं, एक पेपर 1 जो कि डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश का होता है, टाइपिंग बेस्ड होता है, 3 क्वेश्चन होंगे, तीनों को टाइप करके आंसर करना होगा, एक एस्से होगा, एक प्रेसी होगा, एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन होगा, ठीक है। तो वो तीनों यहां पे आपको लिखने होते हैं, जैसे आरबीआई का पैटर्न है सेम वही है। देन आते हैं पेपर 2 पे। पेपर 2 में आपके वही 6 सब्जेक्ट्स हैं, लेकिन अब वो 6 सब्जेक्ट्स थोड़े से बेटर लेवल के क्वेश्चंस पूछते हैं। अगर हम बात करें सपोज कि आपका पेपर फेज 1 जो था वहां पे इन 6 सब्जेक्ट्स के 50 क्वेश्चंस थे, तो 50 क्वेश्चंस इजी टू मॉडरेट लेवल के होते हैं। अब जो वो क्वेश्चंस होते हैं वो इजी टू मॉडरेट टू डिफिकल्ट लेवल तक के क्वेश्चंस होते हैं, तो काफी अच्छे लेवल का पेपर होता है, ठीक है। यहां पे आपको सिलेबस की अच्छी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। मैं ये बोलता हूं कि अगर आपने कोई कंसेप्ट पढ़ा है तो वो अच्छे से पता होना चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि यहां पे आप एब्सोल्यूट स्कोर कर लोगे, लेकिन हां एक अच्छा स्कोर यहां पे ला सकते हो। तो अब वापस से यहां पे आते हैं कि ये 100 मार्क्स का पेपर 1, 100 मार्क्स का पेपर 2, ठीक है। सेम वही 50 क्वेश्चन होते हैं, ऑब्जेक्टिव पेपर है, हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का, तो 100 मार्क्स। अब यहां पे भी पेपर 1 की 30 मार्क्स कट ऑफ होती है, पेपर 2 की 40 मार्क्स कट ऑफ होती है और ओवरऑल 50 मार्क्स कट ऑफ होती है। यानी कि अगर आप इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई करना चाहते हो तो पेपर 1 में आपके 30 से ज्यादा मार्क्स होने चाहिए, पेपर 2 में आपके 40 से ज्यादा मार्क्स होने चाहिए और ओवरऑल 100 मार्क्स से ज्यादा होने चाहिए, क्योंकि यहां पे 50% कट ऑफ है। तो क्या ऐसे में आप इंटरव्यू क्वालिफाई कर जाओगे? नहीं, सिंपल सी बात है, फेज 2 के मार्क्स काउंट होते हैं, तो यहां ज्यादा से ज्यादा नंबर लाने होंगे, ठीक है। लेकिन एक सेक्शनल कट ऑफ भी क्लियर करनी होगी। ये नहीं कि यहां पे तो मैं 100 ले आया और यहां पे मेरे 20 मार्क्स ही रह गए तो भी आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। यहां पे मैं 80 मार्क्स ले आया इंग्लिश के अंदर और यहां पे मैं केवल 30 मार्क्स लाया तो भी डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। तो पहले पेपर की कट ऑफ क्लियर करो, ठीक है। उसके बाद आपके पेपर की वेटेज असाइंड है, पेपर 1 के मार्क्स 1/3, पेपर 2 के मार्क्स 2/3 ऐड होंगे, ठीक है। उसके बाद एक आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी, मेरिट लिस्ट बनेगी और उस मेरिट लिस्ट में इंटरव्यू में जैसे 80 वैकेंसीज हैं तो 240 कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे। तो जो टॉप 240 कैंडिडेट्स होंगे वही अल्टीमेटली शॉर्टलिस्ट होते हैं फॉर इंटरव्यू। मैंने 80 वैकेंसीज के ऊपर बोला, वैकेंसीज कम ज्यादा है तो वो नंबर थोड़ा वेरिएबल है, जस्ट एक आइडिया के लिए मैंने आपको बोला, ठीक है। तो ये चीज याद रखना, यहां पे ये नहीं है कि जिनके 100 मार्क्स से ज्यादा हो गए वो सारे के सारे इंटरव्यू पहुंच जाएंगे, नहीं। यहां पे सिंपल सा है, जो मेरिट लिस्ट बनेगी, जो टॉप 240 है, फुलफिलिंग दीज क्राइटेरियाज, फुलफिलिंग दीज क्राइटेरियाज, तो वो टॉप जो मतलब वैकेंसीज के अकॉर्डिंग जो भी टॉप कैंडिडेट्स होंगे वो इंटरव्यू के लिए कॉल किए जाएंगे। और फिर होता है आपका इंटरव्यू। जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनती है वो बनती है 85% वेटेज टू दी फेज 2 प्लस 15% वेटेज टू दी इंटरव्यू, उससे आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट बनती है और आप बन जाते हैं सेबी ग्रेड ए ऑफिसर। अब सेबी ग्रेड ए ऑफिसर्स होते क्या है? देखिए, सेबी ग्रेड ए ऑफिसर्स जो है, जैसे आरबीआई में ग्रेड ए ग्रेड बी मैनेजर्स होते हैं, दे आर लाइक वी कैन से मैनेजर्स होते हैं, जो कि जैसे आरबीआई एक रेगुलेटर है तो उसमें एडमिनिस्ट्रेटिव की जो लोएस्ट पोस्ट है वो आपकी ग्रेड बी मैनेजर्स है। तो उसी तरह से भी जो फाइनेंशियल मार्केट्स का रेगुलेटर है वो भी अपने रिक्रूटमेंट करता है, तो एडमिनिस्ट्रेटिव की जो लोएस्ट पोस्ट है वो है सेबी ग्रेड ए। अगर हम ग्रेड बी से कंपेयर करें तो एक लेवल नीचे की पोस्ट होती है, लेकिन डिपार्टमेंट वाइज दोनों में फर्क नहीं पड़ता। ये अपने डिपार्टमेंट में इंडिपेंडेंट है, वो अपने डिपार्टमेंट में इंडिपेंडेंट है, दोनों ही अपने अपने लेवल पे काम करते हैं। ये नहीं होगा कि मैनेजर जो ग्रेड बी मैनेजर आ गया तो उसे आप मतलब हायरार्की वाइज, वो वैसे भी देखिए मैनेजर है तो सर तो बोला ही जाएगा, बट उस कंपैरिजन में नहीं जाना कि वो आपका बॉस नहीं है, आप अपने बॉस खुद के हो, क्योंकि सेबी इज एन इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी बॉडी एंड आरबीआई इज एन इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी बॉडी। बस वो ये है कि वो डिफरेंट लेवल ऑफ हायरार्की पे रिक्रूट करते हैं, और जिसकी वजह से क्या होता है कि थोड़ी सी सैलरी
आरबीआई ग्रेड बी मैनेजर की बहुत थोड़ी सी सैलरी 10-20 हजार रुपए का फर्क होता है, वो ज्यादा होती है कंपेयर टू सेबी ग्रेड ए ऑफिसर्स। ठीक है, तो सैलरी वाला पॉइंट जब यहां पे आई गया है दोस्तों, तो सेबी में आपको बता देता हूं, सेबी की जो सैलरी होती है उसमें मैंने वीडियो बनाया हुआ है, इस पे ऑलरेडी 7,000 लोगों ने वीडियो देखी भी हुई है, काफी सारे लाइक्स भी हैं, कमेंट्स भी हैं। तो देखो दोस्तों, मैं दोबारा से वीडियो नहीं बनाने वाला, मैं आपको रफ फिगर दे देता हूं, अगर आपको देखना हो तो ये वीडियो देख लीजिएगा। जो आपकी सैलरी रहती है वो अराउंड 96,000 के अराउंड, आपकी 96-94,000 के अराउंड आपकी नेट सैलरी रहती है, मैं ग्रॉस सैलरी नहीं बोल रहा। उसके बाद आपके 20-30,000 के पर्क रहते हैं, पर्क्स एंड अलाउंसेस, ठीक है, प्लस माइनस समथिंग, तो अराउंड 120-130 के, इवन थोड़ा ज्यादा थोड़ा कम चलता रहता है, ठीक है, कि अराउंड आपकी टेक होम, मतलब ये पैसा वाला पार्ट है जो आपके अकाउंट में क्रेडिट होता है। ठीक है, तो बाकी डिटेल्स के लिए ये वीडियो मैंने बनाया हुआ है दोस्तों, अगर मैं इसमें जाता तो बहुत टाइम लग जाता, ये वीडियो ऑलरेडी 12-15 मिनट का है, तो मैं नहीं चाहता था आपका टाइम वेस्ट मैं यहाँ पे करूँ। जो रफ फिगर समझ में आ गई ना, दैट इज इट, मतलब अच्छा मोटा पैसा है, कैरियर ग्रोथ बहुत अच्छी है, वर्क लाइफ बैलेंस बहुत अच्छा होता है सेबी के अंदर, और पोस्टिंग जो है वो मुंबई में रहती है भाई। देखो क्लियर बात है, सेबी के ऑफिस का है मुंबई, तो मुंबई में पोस्टिंग रहने वाली है ज्यादातर टाइम पीरियड। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो दोस्तों। आपको अगर सेबी ग्रेड ए के रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन ओपन है, अभी भी आप मेरे से पूछ सकते हैं। दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो, जिसमें हमने डिस्कस किया सेबी नोटिफिकेशन कब आ सकता है, देन वी हैव टॉक्ड अबाउट कि एग्जाम पैटर्न क्या होता है। बाकी डिटेल्ड सिलेबस के लिए मैं आपके लिए बहुत सारी वीडियोस लेके आता रहूंगा, जुड़े रहिए हमारे साथ। अब अगर दोस्तों आपको लगता है कि इस एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है तो टाइम वेस्ट मत कीजिए। फेज 1 भले ही 1.5 महीने से क्वालिफाई हो जाता है, फेज 2 के लिए आपको डेडिकेटेड प्रिपरेशन चाहिए होती है। ये जो पूरा एग्जाम है वो काफी थ्योरी बेस्ड एग्जामिनेशन है, तो यहाँ पे कोई करंट अफेयर की टेंशन नहीं। अगर करंट अफेयर आपको टेंशन देते हैं तो दिस एग्जाम इज फॉर यू। करंट अफेयर्स में बिल्कुल रोल नहीं है, अगर आप चाहो तो करंट अफेयर बिल्कुल छोड़ सकते हो, केवल कुछ पोर्शन में फाइनेंस के 1-2 क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो करंट अफेयर ओरिएंटेड आते हैं, वो उसके लिए इतनी एनर्जी वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, वो आपको नॉर्मल आइडिया भी हो जाएगा। ठीक है, जो इसके लिए हम आपके लिए वीडियोस भी लेके आते रहेंगे, तो नो वरीज, करंट अफेयर का यहाँ बहुत ज्यादा रोल नहीं है। रोल किसका है, स्टैटिक थ्योरी पार्ट बहुत अच्छे से आना चाहिए। 6 सब्जेक्ट्स है, 6 में अगर मेन 6 सब्जेक्ट्स हैं टू बी वेरी फ्रैंक, जो हमने अभी डिस्कस किए थे, तो उन 6 को अच्छे से डिटेल में तैयारी करने के लिए आपको एटलीस्ट 3 महीने का टाइम लगता है। तो अगर आप सेबी ग्रेड ए की तैयारी करना चाहते हो तो दोस्तों अभी से लग जाओ। अब उसकी प्रिपरेशन या तो सेल्फ स्टडी के थ्रू होती है या आप किसी कोर्स में एनरोल करना चाहते हो। तो अगर आप कोर्स में एनरोल करना चाहते हो तो अड्डा 24/7 आपके लिए एक कोर्स लेके आया भी है दोस्तों। हमारा सेबी का एक कोर्स भी है जिसमें आप एनरोल कर सकते हो। आपको क्या करना है, हमारी वेबसाइट पे जाना है, रेगुलेटरी बॉडी सेक्शन में जाना है, उसके बाद सेबी में जाना है। तो यहां पे आपको सेबी ग्रेड ए अचीवर्स क्लब बैच ये जो है ये कोर्स मिल जाएगा और इसमें आप एनरोल कर सकते हैं। इसमें लाइव क्लासेस आपकी बहुत ही जल्दी स्टार्ट हो जाएंगी, नो वरीज अबाउट दैट। एक बार नोटिफिकेशन क्लियर हो जाए तो उसके बाद आपकी लाइव क्लासेस भी स्टार्ट हो जाएंगी। इसमें ऑलरेडी रिकॉर्डेड क्लासेस अभी हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, लाइव क्लासेस, पूरा कंटेंट आपको लाइव पढ़ाया जाएगा A to Z ऑफ सेबी। तो आप चाहे तो इसमें एनरोल कर सकते हैं, नो वरीज अबाउट दैट। सो दोस्तों अगर आपको तैयारी करनी है अड्डा 24/7 के साथ तो कोड आपके सामने है Y581, मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए आप यूज कर सकते हैं। एनरोल कीजिए आज ही ताकि आप अपनी प्रिपरेशन को राइट ऑन ट्रैक ले जा सके। सो गाइस विद दिस नोट दैट इज ऑल फ्रॉम माय साइड। आई एम योर मेंटर वीर नाउ साइनिंग आउट। विश यू ऑल द बेस्ट।